नमस्कार साथियों। हो सकता है कल की क्लास में आपको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ा हो, परंतु आज की क्लास में मैं इस चीज़ का पूरा ध्यान रखूंगा। तो कल हमने मारवाड़ वंश को पूरा कर लिया था, जबकि हमारा इसको पूरा करने का विचार था, परंतु उसको थोड़ा सा सेटअप करने में 2-3 घंटे वेस्ट हो गए मेरे। तो आज की इस क्लास में हम लोग बीकानेर के राठौड़ वंश की चर्चा कर रहे हैं, है ना। और इसके बाद में हम लोग चौहान वंश की भी बात करेंगे। तो बीकानेर के राठौड़ वंश की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो चैप्टर से संबंधित जितना भी कंटेंट था अपना, वो था आपका सभ्यताएं जितनी भी थी वो सारी हमने कवर कर ली है। और इससे पहले हमने राठौड़ वंश मारवाड़ का कंप्लीट कर लिया है। और आपका जो है चित्तौड़ का जो गोहिल वंश था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ये सारी बातें करने के बाद अब हम लोग बीकानेर के राठौड़ वंश के बारे में बात करेंगे, और एक एक लाइन को अपन इम्पोर्टेंट मानते हुए इसको पढ़ेंगे। अब इस बुक की कितनी इम्पोर्टेंस है मैं हर वीडियो में नहीं बताऊंगा, आपको अच्छे से पता चल ही गया होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं राव बीका के बारे में। हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। और राव बीका का जो कार्यकाल था 1465 से लेकर 1504 के बीच में रहा। कब से कब तक रहा? 1465 से लेकर 1504 तक किसका शासनकाल रहा? तो वो राव बीका का शासनकाल रहा। ये राव बीका वही है जो आपके जो मारवाड़ में हमने क्या पढ़ा था, राव जोधा। और राव जोधा ने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए थे। तो इनको एक कवि ने एक उपाधि दी थी कि जो है मारवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक रहा था कौन? राव जोधा। और ये उपाधि किसने दी थी? तो जीएच ओझा यानी कि गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने ये बात कही थी। हमने पिछले वीडियो में ये बात की थी। तो इसी राव जोधा का पुत्र कौन आता है? राव बीका आता है। और अपने पिता के द्वारा व्यंग्य किए जाने पर 1465 में वो कहाँ चला जाता है? जांगल प्रदेश में चला जाता है। तो पिता से नाराज होकर कहाँ आ जाता है? ये जंगल प्रदेश में। कब आ जाता है? 1465 में। किंवदंती है कि करणी माता की कृपा से, कहा जाता है कि करणी माता जो है इनकी कृपा से जो है उसे नवीन राज्य स्थापित करने में क्या मिल जाती है? सहायता मिल जाती है। और एक दूसरी मान्यता भी है कि जांगल प्रदेश को राव बीका तथा जाट सरदार नरा ने मिलकर जीता था, और दोनों के नाम पर इसे क्या कहा गया? बीकानेर कहा जाता है। समझ में आई यहाँ तक की बात? देखो, बीका जो था, बीका अपने पिता राव जोधा से रूठ कर कहाँ आ जाता है? जंगल प्रदेश में आ जाता है। कब आता है? 1465 में आता है। कहते हैं कि माता करणी की कृपा से जो है इसने नए राज्य की क्या कर ली? स्थापना कर ली। और एक दूसरी मान्यता क्या है कि जंगल प्रदेश में जो है राव बीका और जाट सरदार थे एक नरा, इन दोनों ने मिलकर क्या जीत लिया था? बीकानेर। सॉरी, इन दोनों ने मिलकर जंगल प्रदेश को जीत लिया था। और इस स्थान को क्या कहा गया? बीकानेर कहा गया। यहाँ पर जो है आगे देखते हैं हम, भाटी, चौहान, खींचियों और कायम खानी आदि स्थानीय शक्तियों की फूट का लाभ उठाकर उसने अनेक गांवों पर क्या कर लिया? अधिकार। उसने किसने? राव बीका ने। पुगल के राव शेखा की पुत्री से ये विवाह कर लेते हैं, और उसने अपनी स्थिति को क्या कर लिया? मजबूत कर लिया। पुगल का राव शेखा था, जिसकी पुत्री से किसने विवाह किया? बीका ने विवाह कर लिया, और अपनी स्थिति को क्या कर लिया? मजबूत बना लिया। 1488 ईस्वी में उसने बीकानेर की स्थापना की। उसने किसने? राव बीका ने स्थापना की, और राठौड़ सत्ता का क्या बना लिया? दूसरा केंद्र बना लिया। राठौड़ सत्ता का पहला केंद्र कौन सा था? मंडोर था, है ना। हमने देखा ही था ना पिछली बार, मंडोर था, है ना। और जोधा ने फिर जोधपुर बसाया, है ना। तो ये सारी बातें आपको पता ही होगी। तो इस प्रकार राठौड़ सत्ता का क्या बना लिया इसने? दूसरा केंद्र बना लिया। इसने देश नोक में किस माता का निर्माण करवाया? किस माता का निर्माण कराया? करणी माता के मूल मंदिर का इसने क्या करा दिया था? निर्माण करा दिया था। तो अब बात आती है कि किस सन में जो है आपके, किस सन में जो है आपके बीकानेर की स्थापना हुई थी, है ना। अपन ने 3 जगह देखी थी। एक तो उदयपुर देखा था, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1559 में हुई थी, है ना। 1559 में हुई थी किसकी? उदयपुर की स्थापना। उसके बाद में अपन ने देखा था जोधपुर की स्थापना 100 साल पहले हो गई थी, यानी कि 1459 में, है ना। 1459 में। और 1488 में किसकी स्थापना हो जाती है? तो वो बीकानेर की स्थापना हो जाती है। किसकी स्थापना हो जाती है? बीकानेर की। देखो, पिछली क्लासों में इतना गजब का कंटेंट था, जिन्होंने नहीं देखी है ना वो क्लासें,
वो क्लास में एक बार अटेंड करके देखें पूरी क्लास, आपको पता चल जाएगा कि आपको अच्छे से समझाया जा रहा है या फिर नहीं समझाया जा रहा है। ठीक है, तो अब हम राव बीका की बात पूरी हो जाती है। हमने देखा है इसको अच्छे से, किसने जो है किससे विवाह किया, राव शेखा की पुत्री से विवाह किया था। बीकानेर की स्थापना की थी और बीकानेर राठौड़ सत्ता का कौन सा केंद्र बन गया, दूसरा केंद्र बन जाता है। आगे देखते हैं हम लोग राव लूणकरण के बारे में हम बात करेंगे। राव लूणकरण कौन था, तो राव लूणकरण जो है था, इसका शासन काल आता है आपका कब से कब तक, 1505 से लेकर 1526 तक। राव लूणकरण राव बीका का छोटा पुत्र रहा था। कि कौन सा पुत्र था, छोटके वाला। इसने नागौर के शासक मोहम्मद खां को हराया था। किसको हराया था, मोहम्मद खां को हराया था। किसने हराया था, राव लूणकरण ने। किस, अब हम कहते हैं ना कि जैसे लूणकरण खा, लूण खा है ना, लूण खा मतलब अपन राजस्थान में नमक ज्यादा खाते हैं, उसको क्या कहते हैं, लूण खा, है ना। तो नागौर के शासक को जो मोहम्मद खां था ना, इसको क्या कर दिया था, इसने हरा दिया था, है ना। फिर आता है 1526 में ढोसी के युद्ध में नारनौल के नवाब अभी मीरा से लड़ता हुआ मारा गया। अभी मीरा मतलब अभी मरा हुआ, अभी मरा, है ना, ऐसे याद रख लेना। लूण खा के अभी मरा, ऐसे याद रख लेना, लूण खा के अभी मरा। तो एक तो अभी मीरा को मार दिया, एक खा यानी कि मोहम्मद खा को मार दिया। किसने मार दिया, लूण कर्ण ने मार दिया। किसने मार दिया, लूण कर्ण ने मार दिया। अब आती है बात दोषी का युद्ध, सॉरी, अभी मीरा से लड़ता हुआ ये खुद मारा जाता है ना, ये सॉरी गलती होगी मुझसे। अभी मीरा से लड़ता हुआ ये खुद मारा जाता है। डोसी के युद्ध में कौन मारा जाता है, लूणकरण मारा जाता है। एक बार शुरू शुरू से मैं बता देता हूँ आपको लूणकरण के बारे में। लूणकरण किसका छोटा पुत्र था, तो राव बीका का छोटा पुत्र था। इसने नागौर के शासक को मोहम्मद खां को तो क्या कर दिया, इसने हरा दिया था। मोहम्मद खां को तो क्या कर दिया था, हरा दिया था। परंतु अब इसका कार्यकाल 1526 तक की है ना। तो 1526 में एक युद्ध होता है, कौन सा, ढोसी का युद्ध। जो ढोसी के युद्ध में किससे हारता है ये, नरनौल के जो नवाब थे अभी मीरा। कौन से मीरा, अभी मीरा। कहाँ के नवाब थे ये, नरनौल के नवाब अभी मीरा से लड़ता हुआ मारा जाता है। कौन, राव लूणकरण। ठीक है, अब एक बार और मैं अच्छे से याद करा दूंगा इसको। राव लूणकरण जो था वो मोहम्मद खां को तो क्या करा देता है, हरा देता है। 1526 में एक युद्ध करता है, वो ढोसी का युद्ध, जो नरनौल के नवाब अभी मीरा से लड़ता हुआ यहाँ पे ये मारा जाता है। बीटू सुजा ने अपने ग्रंथ राव जेतसिरो छंद में इसे कलयुग का क्या कहा है, कर्ण कहा है। किसे कहा है, लूण कर्ण, नाम से क्या रहा है, कर्ण, है ना। तो लूण मतलब लूण शब्द अपने कलयुग में यूज कर रहे हैं, तो अपने इसे याद रखेंगे, कलयुग का कर्ण जो इसे क्या कहा जाता है, किसे कहा जाता है, राव लूण कर्ण को कहा जाता है। किसने कहा, बीठू सुजा ने कहा। बीठू सुजा का ग्रंथ कौन सा, राव ज्योतिषिरो छंद। कौन सा ग्रंथ है, राव ज्योतिषिरो छंद है। ये ग्रंथ किसका है, बीठू सुजा का। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। डोसी का युद्ध अगला प्रश्न मिलेगा आपको पेपर में, देखना कभी भी। और इसमें किससे युद्ध हुआ था डोसी का, अभी मीरा से, है ना। अभी मीरा से ऐसा डूसा हमारा कि अभी मर गया, है ना, ऐसे याद रख लेना, आप थोड़ा सा ट्रिक बना लेना। ऐसा डूसा हमारा कि अभी मर गया, मतलब अभी मीरा से लड़ता हुआ क्या कर गया, मारा गया। कौन, लूणकरण। कब मारा गया, 1526 में। अब एक ग्रंथ आता है कर्मचंद्र वंशोत कीर्तनम काव्यम। कौन सा ग्रंथ आता है, कर्मचंद्र वंशोत कीर्तनम काव्यम नामक ग्रंथ में इसे इसकी दानशीलता की तुलना कर्ण से की गई है। अब यही वही बात है कि बिटू सुजा इसे अपने ग्रंथ में कहते हैं, राव जयसिरो छंद में कलयुग का कर्ण कहते हैं। और कर्म वंशोत कीर्तनम काव्यम नामक ग्रंथ में इसकी दानशीलता इतनी थी कि इसकी तुलना किससे की गई थी, कर्ण से की गई थी। लूणकरणसर झील का निर्माता इसे कहा गया है कि लूणकरण जो झील थी उसका निर्माण किसने कराया था, बीकानेर के लूणकरण ने करवाया था, ऐसा माना गया है। फिर आता है राव जेतसी। राव जेतसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब जब 1526 में किसकी मृत्यु हो गई थी आपके, राव लूणकरण की मृत्यु हो जाती, किस युद्ध में, डोसी के युद्ध में। किससे लड़ा हुआ था, अभी मीरा से लड़ता हुआ क्या किया गया, मारा गया। तब उस समय राव जेतसी ने 1534 में, मतलब 1526 से 1541 इसका कार्यकाल रहा। ठीक है, तो राव जेतसी ने 1534 में काबुल के मुगल शासक कामरान, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कामरान से युद्ध जेतसी का युद्ध किसके साथ हुआ, तो कामरान के साथ हुआ था। तो काबुल के मुगल शासक कामरान को इसने पराजित कर दिया था।
तो कामरान को किसने पराजित किया था? राव जयसिंह ने। अब इस युद्ध का वर्णन कौन करता है? वही बीटू सुजा। किस ग्रंथ में? वही अपने ग्रंथ राव जोशीरो छंद में किया। और इसने बीकानेर पर मालदेव के आक्रमण के दौरान अपने मंत्री नागराज को शेर शाह से सहायता प्राप्त करने भेजा था। इसने बीकानेर पर मालदेव के आक्रमण के दौरान, जब मालदेव ने आक्रमण किया था, तो इसका एक मंत्री था नागराज, इसको क्या किया? शेर शाह से सहायता प्राप्त करने के लिए भेजा था। मगर सहायता आने से पूर्व 1541 में वही साहेबा पाहेबा का युद्ध हुआ, है ना। और इस युद्ध में राव जयसिंह मालदेव की सेना से लड़ता हुआ क्या हो गया? वीर गति को प्राप्त हो गया था। ये दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट है कि जो हुमायूं का भाई था कामरान, इसके साथ किसने युद्ध किया था? तो वो राव जयसिंह ने किया था। कब किया था? काबुल काबुल में जब वो था कामरान। तो काबुल के मुगल शासक कामरान हुआ करते थे उस समय जो राव जयसिंह को इसने क्या कर दिया था? राव जयसिंह ने कामरान को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। अब इस युद्ध का वर्णन कौन करता है? बिटू सुजा। किस ग्रंथ में? राव जयसिरो छंद में। अब इसने बीकानेर पर मालदेव ने जब आक्रमण किया था, तब इसका एक सेनापति था। कौन सा? एक मंत्री था इसका? नागराज। कौन सा मंत्री था? नागराज। नागराज को भेजता है शेर शाह से सहायता प्राप्त करने के लिए, परंतु शेर शाह आता उससे पहले क्या हो जाता है? युद्ध 1541 में हो जाता है। उस युद्ध को क्या कहा गया? पाहेबा साहेबा का युद्ध। और उस युद्ध में कौन मर जाता है? राव जयसिंह मारा जाता है। फिर आता है राव कल्याणमल। कौन सा राजा आता है फिर? अब राव कल्याणमल। अच्छे से मेरे को लगता है कि समझ आ रही होगी बातें आपको, और इस बुक का अच्छे से रिवीजन हो रहा होगा। राव कल्याणमल ये 1541 में ये पाहेबा साहेबा के युद्ध में मर जाता है। कौन? राव जयसिंह। इसके बाद कौन बनता है शासक? कल्याणमल। अब ये कल्याणमल खानवा के युद्ध में 1527 में सांगा की ओर से भाग लेता है। यही कल्याणमल। कौन सा कल्याणमल? ये बीकानेर का जो राव कल्याणमल है ना, 1527 में सांगा के साथ में युद्ध में भाग लेता है। और कल्याणमल ने 1544 में गिरी सुमेल के युद्ध में भी मालदेव के विरुद्ध, मतलब मालदेव के विरुद्ध लड़ता है। क्यों लड़ता है मालदेव के विरुद्ध? क्योंकि यहाँ का जो शासक था राव जयसिंह, उस पर अटैक किसने किया था? मालदेव ने किया था। अब इसके बाद में यहाँ का शासक बनेगा कल्याणमल। तो ये मालदेव के विरुद्ध शेर शाह की ओर से लड़ता है। तभी तो ये शेर शाह को हेल्प करने के लिए बुलाता है राव जयसिंह। परंतु राव जयसिंह के पास नहीं आ पाता है शेर शाह, जिससे पहले क्या हो जाता है? युद्ध हो जाता है और राव जयसिंह क्या हो जाता है? मारा जाता है। अब राव जयसिंह ने, हाँ ठीक है, मालदेव के विरुद्ध शेर शाह की ओर से भाग लिया था। किसने लिया था? कल्याणमल ने। समझ में आई बात? गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ था 1544 में, मालदेव के विरुद्ध लड़ता है शेर शाह की ओर से। ठीक है, तो शेर शाह की ओर से कौन लड़ता है? राव कल्याणमल, है ना। तो इसने यहाँ पे भाग लिया था। इसने भटनेर के किले पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। किसने कर लिया था? राव कल्याणमल ने। कब कर लिया था भटनेर के किले पर अधिकार? तो यही कोई 1560-65 के आसपास, है ना। तो अब आता है 1570 में अकबर के जो नागौर दरबार में उपस्थित होकर मुगलों की अधीनता भी इसने क्या कर ली थी? स्वीकार कर ली थी। ठीक है, 1570 में अकबर के नागौर दरबार में खड़ा हो गया था ये, और इसने कहा भाई हम जो है मुगलों की अधीनता स्वीकार करते हैं। कल्याणमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला यहाँ का पहला शासक था, राठौड़ का पहला शासक था। कल्याणमल के दो पुत्र हुए राय सिंह और पृथ्वीराज। राय सिंह को अकबर ने 1572 में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर दिया। वहीं दूसरा पुत्र पृथ्वीराज अकबर का दरबारी कवि रहा, जिसने वेली कृष्ण रुक्मणी नामक ग्रंथ की थी रचना की थी। देखो राव कल्याणमल के बारे में हम लोग एक बार क्विक रिवीजन करेंगे यहाँ से, है ना। राव कल्याणमल 1541 से लेकर 1574 तक इसका क्या रहा? शासनकाल रहा। ठीक है, कल्याणमल ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से क्या की? सहायता की थी। साथ में इसने क्या किया? जब गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, तो शेर शाह सूरी की ओर से इसने क्या की? सहायता की। भटनेर के किले पर इसने क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। 1570 में अकबर का जो नागौर दरबार था उसमें क्या कर ली थी इसने? अधीनता स्वीकार कर ली थी। और इसके कितने पुत्र हुए? दो पुत्र, राय सिंह और पृथ्वीराज। अकबर ने क्या कर दिया? राय सिंह को 1572 में यहाँ का जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर दिया। अपन ने देखा था ऊपर की क्लास में कि राय सिंह को अकबर 1572 में क्या बना देता है? जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर देता है।
वही उसका दूसरा पुत्र पृथ्वीराज, जो अकबर का क्या था, दरबारी कवि था, जिसने कौन सी रचना की थी, वेली कृष्ण रुक्मणी नामक ग्रंथ की क्या कर दी थी, रचना कर दी थी। अब पढ़ेंगे हम राव राय सिंह। तो राव राय सिंह का शासनकाल कब से कब रहा, 1574 से 1612। अब ये क्या था, 1570 के समय जब अकबर का नागौर दरबार लगा था, उस समय मुगल सेना में क्या था ये, उस समय मुगल सेना में क्या हो गया, सम्मिलित हो गया था। कौन, राव राय सिंह। नागौर दरबार में अधीनता किसने स्वीकार की थी, तो राव कल्याणमल ने सबसे पहले अधीनता स्वीकार की थी। तो 1570 में जब इसने, अकबर ने जो गुजरात अभियान, कंधार अभियान में अपनी वीरता दिखाई, किसने, राय सिंह ने। अब राय सिंह की बात की थी ना अभी, तो वही राय सिंह है जिसने गुजरात में और कंधार अभियान में जो है अकबर को क्या बताया, अपनी वीरता बताई, जिस वजह से 1572 में, कब, 1572 में इसको क्या कर दिया, इसको जोधपुर का क्या कर दिया, इसको जोधपुर का क्या कर दिया, प्रशासक नियुक्त कर दिया। किसको कर दिया, राय सिंह को। किसको कर दिया, राय सिंह को। किसको कर दिया, राय सिंह को। कहाँ का प्रशासक नियुक्त किया, जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर दिया। अब 1574 में राय सिंह को महाराजाधिराज की उपाधि के साथ में बीकानेर का शासक बनाया गया। अब देखो 2 साल बाद ही क्या हो गया, 2 साल बाद ही जो है इसको कहाँ का शासक बनाया, बीकानेर का। कहाँ का शासक बनाया, बीकानेर का। 72 में तो क्या करते हैं, जोधपुर का प्रशासक नियुक्त करते हैं, फिर उसके बाद में इसको प्रमोशन करते हैं, प्रमोट कर देते हैं, मतलब इसका प्रमोशन हो जाता है और इसे उपाधि कौन सी मिल जाती है, महाराजाधिराज की उपाधि। कौन सी उपाधि, महाराजाधिराज की उपाधि मिल जाती है। और इस उपाधि के साथ में 1574 में इसे क्या कर दिया जाता है, बीकानेर का शासक बना दिया जाता है। राय सिंह ने बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। कौन से दुर्ग का निर्माण कराया, बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, राय सिंह ने। जबकि करणी माता के मंदिर का निर्माण किसने कराया था, राव बीका ने कराया था। बिल्कुल सही, राव बीका ने करवाया था। तथा किले पर इसने जो दरवाजे पर जयमल फत्तह की क्या लगवाई, पाषाण की मूर्तियां लगवाई थी। ठीक है, जयमल फत्तह की पाषाण की मूर्तियां लगाई थी। कौन से किले पर लगवाई थी, जूनागढ़ दुर्ग के किले पर। किसने लगवाई थी, राय सिंह ने। किसने लगवाई थी, राय सिंह ने लगवाई थी। किले के भीतर इसने एक प्रशस्ति लिखवाई, जिसे क्या कहा गया, राय प्रशस्ति कहा गया। कौन सी प्रशस्ति कहा गया, राय प्रशस्ति। इसके समय भीषण अकाल पड़ा, जिससे निपटने के लिए इसने बहुत ज्यादा धन खर्च किया। मुंशी देवी प्रसाद ने क्या करा, क्या हो गया यार, एरर कैसा है। मुंशी देवी प्रसाद ने जो है इसे किसकी संज्ञा दी, इसे राजपुताने कर्ण की, राजपुताने के कर्ण की क्या दी, संज्ञा दी। क्या दी, राजपुताने के कर्ण की क्या दे दी, संज्ञा दे दी थी यहाँ पर। तो अच्छे से आपको राय सिंह के बारे में जो है समझ में आ गई होगी पूरी बात। राय सिंह के बारे में आपको जो एक एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक सेकंड देखना मैं इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, चलो देखते हैं फिर, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं एक बार चेक कर लूँगा वीडियो, है ना। तो अपन ने इसके बारे में बात की, राय सिंह के बारे में अच्छे से। तो जब एक दो बातें और देखते हैं। गुजरात अभियान और कंधार अभियान पर इसने अपनी वीरता दिखाई, इस वजह से अकबर ने इसे क्या बना दिया था, 1572 में यहाँ पे जोधपुर का क्या कर दिया था, प्रशासक नियुक्त कर दिया। उसके बाद में 1574 में हमने देखा कि राय सिंह को महाराजाधिराज की उपाधि के साथ में बीकानेर का क्या बना दिया, शासक बना दिया। इसने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। कौन से दुर्ग का, जूनागढ़। और इसने किले पर जो है इसने किले पर जो है जयमल पत्ता की क्या बनाई, पाषाण मूर्तियां बनवाई। दरवाजे पर, किले का जो दरवाजा था उस पर जयमल पत्ता की क्या बनाई, पाषाण मूर्तियां बनाई। किले के भीतर इसने एक प्रशस्ति लिखाई, जिसे राय प्रशस्ति कहा गया। इसके समय भीषण अकाल पड़ा, जिसके लिए इसने बहुत ज्यादा धन खर्च किया। और इस वजह से जो है मुंशी देवी प्रसाद ने इसे क्या कहा गया, इसे क्या कहा, इसे कहा कि ये राजपुताने का क्या है, करण है। क्या है, करण है। इससे पहले अपन ने देखा था कलयुग का करण किसे कहा गया था, तो वो लूणकरण को कहा गया था। किस ग्रंथ में कहा था, बीटू सुजा के ग्रंथ राव जयसिरो छंद में कहा गई थी ये बात। तो ये बातें आपको जो एक एक चीजें याद हुई होगी। इसके बाद हम देखते हैं राव करण सिंह के बारे में। किसके बारे में, राव करण सिंह के बारे में हम लोग देखते हैं, जो कि 1631 से लेकर 1668 के बीच की
टाइम इसका रहा राव करण सिंह का। और करण सिंह ने मुगल सम्राट शाहजहां के दक्षिण अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है। और यहाँ पर जाखणिया गांव की सीमा विवाद को लेकर इसका नागौर के शासक अमर सिंह के साथ में क्या हो गया, युद्ध हो गया। कौन सा गांव, जाखणिया गांव। कौन सा विवाद, सीमा विवाद, जिसे क्या कहा गया, मतीरे की राड़ कहा गया। क्या कहा गया, मतीरे की राड़ कहा गया। किस गांव में हुई ये मतीरे की राड़, ये प्रश्न आएगा अगले पेपरों में। ठीक है। तो राव करण सिंह के बीच में और अमर सिंह के बीच में जाखणिया गांव में इन्होंने मतीरे बोए भैया। मतीरों की इनके बीच में क्या हो गई, लड़ाई हो गई। कौन से गांव में, जाखणिया गांव में हो गई। और कब हुआ ये युद्ध, तो 1642 से लेकर 1644 के बीच में ये युद्ध हो गया। और इसे क्या कहा गया, मतीरे की राड़ कहा गया। मुगल उत्तराधिकार युद्ध के समय जो है करण सिंह तटस्थ रहा, उनका उत्तराधिकार के समय ये नहीं बोला। मगर जब औरंगजेब का पलड़ा भारी देखा तो इसने अपने पुत्र पदम सिंह और केसरी सिंह को औरंगजेब की सहायता के लिए क्या कर दिया, भेज दिया। भाई अब जो है औरंगजेब राजा बनने वाला है, तो अपन क्या करते हैं, अपने बेटों को उधर भेज देते हैं, उधर व्यवस्था सेट कर लेंगे। औरंगजेब के शासक बनने के उपरांत वह उसकी सेवा में चला गया। जब औरंगजेब खुद राजा बन गया तो ये भी क्या करने लग गया, मुगल दरबार में पहुंच गया। फिर आता है चिंतामणि भट्ट और उसका ग्रंथ एक सुख सप्तति। इसमें करण सिंह को जालंधर बादशाह कहा गया। कौन सा ग्रंथ में, चिंतामणि के शुक सप्तति ग्रंथ में करण सिंह को क्या कहा गया, जालंधर का बादशाह। अब कर्ण नाम इसका है, परंतु कलयुग के कर्ण और राजपुताना के कर्ण अलग है। नाम है केवल इसका कर्ण, परंतु ये कर्ण नहीं है। इसने दानशीलता का काम नहीं किया होगा। करण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुम और उसके दरबारी विद्वान गंगानंद मैथिल के ने कर्णभूषण और काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ लिखे थे। किसके, कौन से ग्रंथ लिखे थे, तो साहित्य कल्पद्रुम लिखा एक तो इसने, और उसके जो दरबारी विद्वान थे कौन, गंगानंद मैथिल ने क्या लिखा, कर्णभूषण और काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ लिखे। एक बार और इसको देखेंगे हम लोग। करण सिंह ने मुगल सम्राट शाहजहां के दक्षिण अभियानों में क्या किया, एक तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक इनकी कौन सी राड़ हुई, मतीरे की राड़। किस गांव में हुई, जाखणिया गांव में। किस किस के बीच में हुई, तो नागौर का शासक उस समय था अमर सिंह, और इधर कौन था आपका, करण सिंह। कब हुई ये लड़ाई, तो 1642 से 1644 में हुई। मगर ये मुगल अधिकार से क्या रहा, तटस्थ रहा। परंतु जब औरंगजेब का क्या था, पलड़ा भारी, तो पुत्रों को भेजता है, किस किस को, पदम सिंह और केसरी सिंह को, है ना। और जब वो बन जाता है शासक तो उसकी सेवा में क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। ठीक है। फिर इसका एक कवि था, ऐसा कुछ था, क्या नाम था उसका, चिंतामणि भट्ट। इसका कौन सा ग्रंथ था, शुक सप्तति। और इस ग्रंथ में क्या कहते हैं, कर्ण सिंह को जालंधर का क्या कहा गया, बादशाह कहा गया। क्या कहा गया, बादशाह। जालंधर का बादशाह किसे कहा, तो कर्ण सिंह को। किसने कहा, चिंतामणि भट्ट ने। किस ग्रंथ में, शुक सप्तति में। ठीक है। इसके बाद में कर्ण सिंह के लिए इसने कौन सा ग्रंथ लिखा, साहित्य कल्पद्रुम। कौन सा ग्रंथ लिखा, साहित्य कल्पद्रुम ग्रंथ लिखा। और इसके दरबारी विद्वान कौन थे, गंगानंद मैथिल। कौन से दरबारी विद्वान थे, गंगानंद मैथिल। ये क्या लिखते हैं, कर्णभूषण और काव्य डाकिनी। कर्णभूषण और काव्य डाकिनी कौन लिखता है, गंगानंद मैथिल। कौन लिखता है, गंगानंद मैथिल। कौन लिखता है, गंगानंद मैथिल लिखता है। और जबकि जालंधर के बादशाह कौन कहता है, चिंतामणि भट्ट। किस ग्रंथ में कहता है, शुक सप्तति में कहता है। अब मुझे लगता है कि ये बात आपको एकदम से क्लियर हो गई होगी। अब हम पढ़ते हैं, अब हम क्या पढ़ते हैं भाई, अब हम पढ़ते हैं शाकंभरी के चौहान वंश। कौन से वंश, शाकंभरी के चौहान वंश हम पढ़ते हैं। और इसके प्रतापी शासकों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आपको अच्छे से आता भी होगा चौहान वंश, परंतु इस किताब में क्या क्या चीज़ें दी है हम सिर्फ वो पढ़ेंगे। हालांकि चौहान वंश तो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, और मैं अगर बताने लगूँ तो शायद चौहान वंश के बारे में 4-5-6 घंटे की मैराथन लूँ तो भी कम है। परंतु जितना मैटर इस किताब में दिया हुआ है उस मैटर की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है इस किताब को लाइन टू लाइन कवर करना। आपने और भी चीज़ें पढ़ रखी होगी, अच्छी बात है ना। परंतु हम लोग अभी सिर्फ जो है इस किताब के बारे में ही क्या करेंगे, बात करेंगे यहाँ पे। अभी इस किताब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है। तो आ जाओ, जो भी जल्दी से ऐड हो जाओ। ठीक है।
तो इस चौहान वंश की उत्पत्ति के विषय में बहुत सारे विवाद है। अब चौहान वंश की ही नहीं, मैं हर बार कहता हूँ कि प्रत्येक राजवंश की जो है उत्पत्ति के लिए अलग अलग विवाद हैं यहाँ पे। वंशावलियों और ख्यातों ने इनको अग्निवंशीय माना है। ठीक है, तो वंशावलियाँ जो जितनी मिली है बहुत सारी है ना, उन ख्यातों के आधार पर अगर चौहान वंश को देखा जाए तो वो कौन से वंश से संबंधित माना जाता है? अग्निवंशीय माना जाता है। ठीक है, अब देखो आप, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार ये क्षत्रिय जो थे वो सूर्यवंशी थे। जो चौहान थे, जीएच ओझा कहता है कि ये जो क्षत्रिय हुए ना चौहान, ये कौन से वंशीय थे? सूर्यवंशी हुए। जबकि वंशावली और ख्यातों के अनुसार अगर हम देखें, वंशावली और ख्यातों के अनुसार देखें तो इन्हें कौन सा वंशीय माना गया? अग्निवंशीय। और अचलेश्वर जो था मंदिर अभिलेख, वो इन्हें क्या मानता है? चंद्रवंशीय मानता है। तो अचलेश्वर जो है आपका मंदिर का जो लेख है, इसमें चौहानों को क्या माना गया? चंद्रवंशीय माना गया। ये प्रश्न आ चुका है। अचलेश्वर मंदिर शिलालेख में चौहानों को माना गया है चंद्रवंशीय, सूर्यवंशीय, वत्स गोत्रीय या फिर अग्निवंशीय। तो अचलेश्वर से और हांसी के अभिलेख में जो है चौहानों को क्या माना जाता है? चंद्रवंशीय माना जाता है। कई विद्वान इन्हें आर्य मानकर विदेशी मानते हैं। इन सभी मतों का विवेचन करते हुए डॉक्टर दशरथ शर्मा चौहानों की उत्पत्ति किससे मानते हैं? ब्राह्मण वंश से मानते हैं। भाई शर्मा जी की बात करेंगे तो डॉक्टर दशरथ शर्मा चौहानों को क्या मानते हैं? ब्राह्मण वंश से संबंधित मानते हैं। बिजोलिया के शिलालेख के अनुसार सांभल झील के जो प्रवर्तक थे वासुदेव चौहान, वासुदेव चौहानों का आदि पुरुष था। बिजुलिया शिलालेख क्या कहता है? वो कहता है कि सांभर झील का जो प्रवर्तक था, वो प्रवर्तक था वासुदेव चौहान, जो क्या था? इस वंश का क्या था? आदि पुरुष माना गया। जिसका समय क्या था? 551 ईस्वी के लगभग माना जाता है। ये 551 ईस्वी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वासुदेव चौहानों, जो वासुदेव चौहान था, वो इस वंश का संस्थापना कौन से वर्ष में करता है? ठीक है, कौन से वर्ष में करता है? तो 551 ईस्वी में करता है। प्रारंभ में चौहान गुर्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। तो प्रारंभ में चौहान किन राजाओं के सामंत हुआ करते थे? गुर्जर प्रतिहारों के क्या हुआ करते थे? ये सामंत हुआ करते थे। परंतु एक शासक होता है गुवक प्रथम नाम से। किस नाम से? गुवक प्रथम नाम से, जो क्या करता है? गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से चौहानों को क्या करा देता है? मुक्त करवा देता है। कौन करा देता है? गुवक प्रथम। इसी का वंशज सामंत सांबर का शासक था, जो वत्स गोत्र ब्राह्मण वंश में पैदा हुआ था। इसी का वंशज सामंत सांबर का क्या था? वंशज था, शासक था, जो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण वंश में क्या हुआ? पैदा हुआ। वाकपति राज चौहानों का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ। अब जो ये क्रम चला आ रहा था ना, इस क्रम में जो वाकपति राज जो आया, वो उस समय का क्या था? सबसे शक्तिशाली शासक था, जिसने प्रतिहारों को परास्त करके अपनी शक्ति का परिचय दिया। अब ये प्रतिहारों को भी हरा देता है। कौन हरा देता है? वाकपति राज। इसको 108 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है। विग्रह राज द्वितीय था। इस विग्रह राज द्वितीय ने क्या किया? चौहानों का एक शक्तिशाली शासक रहा। विग्रह राज द्वितीय भी ठीक है, शक्तिशाली रहा। अब 973 में हर्षनाथ लेख उसकी विजयों का उल्लेख करता है। किसकी विजयों का? विग्रहराज द्वितीय की। उसने क्या किया? किसने? विग्रहराज द्वितीय ने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को क्या कर दिया था? परास्त कर दिया था। ठीक इसी प्रकार विग्रहराज द्वितीय के बाद दुर्लभ राज आया, गोविंद तृतीय नाम से शासक हुए। ठीक है, और पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में गोविंद तृतीय की उपाधि क्या थी? वेरीघट्ट थी। क्या थी? वेरीघट्ट थी। किसकी उपाधि थी? वेरीघट्ट गोविंद तृतीय की उपाधि थी। परिस्थिति के अनुसार गोविंद तृतीय ने गजनी के शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका था। परिस्थिति के अनुसार गोविंद तृतीय ने गजनी के शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोक दिया था। किसने रोका था? गोविंद तृतीय ने। एक बार और हम अच्छे से इस पेशेज को देखते हैं। शाकंभरी में चौहान वंश की हम लोगों ने बात की। इसमें हमने 2-4 बातें देखी कि पहली बात ये थी कि वंशावली और ख्यातों के अनुसार इन्हें क्या माना गया?
अग्निवंशी माना गया। गौरी शंकर हीराचंद ओझा क्या कहते हैं, इन्हें सूर्यवंशी मानते हैं। साथ में अचलेश्वर जो मंदिर का लेख था, इन्हें क्या मानता था, चंद्रवंशी मानता था। कई विद्वान इन्हें आर्य मानते थे और सभी मतों का विवेचन हुआ और उन्होंने डॉक्टर दशरथ शर्मा ने क्या कह दिया, इसको ब्राह्मण वंशी कह दिया। बिजलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील के प्रवर्तक कौन थे, वासुदेव चौहान। और ये वासुदेव ही चौहान ही जो चौहानों के क्या कहलाए, आदि पुरुष कहलाए। और इन्होंने चौहान वंश की स्थापना कब की थी, 551 ईस्वी में की थी। सबसे पहले जो चौहान थे वो प्रारंभ में क्या थे, गुर्जर प्रतिहारों के क्या थे, सामंत थे। क्या थे, गुर्जर प्रतिहारों के सामंत। परंतु गुवक प्रथम नाम का एक व्यक्ति आया, इसने क्या कर दिया, यहाँ पे जो गुर्जर प्रतिहारों की जो अधीनता कर रहे थे, इस अधीनता से इन चौहानों को क्या करा देता है, ये गुवक प्रथम मुक्त करा देता है। इसी का वंशज एक था सामंत, जो सांबर का क्या था, शासक था, जिसने क्या कहा कि जो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण वंश में पैदा हुआ था। अब वही था सामंत, वही वासुदेव चौहान की बात कर रहा है ये, है ना। फिर आते हैं वाकपति राज चौहानों का क्या था, सबसे शक्तिशाली शासक माना गया, जिसने क्या किया, प्रतिहारों को क्या कर दिया था, परास्त कर दिया था। अब ये प्रतिहार पहले तो क्या थे, ये गुर्जर प्रतिहारों के क्या थे, सामंत थे। सामंतों से मुक्ति तो किसने दिलाई, गुवक प्रथम ने। जबकि वाकपति राज ने क्या कर दिया, प्रतिहारों को क्या कर दिया, परास्त कर दिया। ठीक है। विग्रज राज द्वितीय जो था वो भी एक इनका क्या था, शक्तिशाली शासक था। 973 में हर्षनाथ लेख में इसका विजयों का उल्लेख है। वो किसकी विजयों का, विग्रहराज द्वितीय की जो इतनी भी विजय थी उसका उल्लेख किसमें है, हर्षनाथ का जो लेख है 973 ईस्वी में मिला उसमें है। उसने गुजरात के शासक चालुक्य को, यानी कि चालुक्य शासक था मूलराज, इसको हरा दिया। किसने हराया, विग्रहराज द्वितीय ने हराया। विग्रहराज द्वितीय के बाद कौन थे, दुर्लभ राज गोविंद राज तृतीय जैसे शासक हुए। दुर्लभ राज गोविंद राज तृतीय जैसे शासक हुए। गोविंद राज तृतीय ने के बारे में एक बात कही जाती है कि इसे उपाधि मिली कौन सी, वेरीगट्ट की। ये बात किस ग्रंथ से मिलती है, पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में ये बात मिलती है। और फरिश्ता के अनुसार गोविंद तृतीय ने गजनी के शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से क्या कर दिया था, रोक दिया था। ये बात कौन कहता है, फरिश्ता कहता है। किसने रोक दिया, गोविंद तृतीय ने किसको रोका, गजनी के शासकों को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका। यहाँ तक की बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी, एकदम क्रिस्टल। फिर अब हम एक एक शासकों की बात करते हुए आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। अब देखते हैं हम अजय राज के बारे में। अजय राज का टाइम था यहाँ पे आपका 1105 से लेकर 1133 तक। कब से कब तक था, 1105 से लेकर 1133 तक। एक क्वेश्चन आया था, अजमेर नगर किसने बसाया था, तो अजमेर नगर बसाया था आपके किसने, अजय राज ने बसाया था। किसने बसाया था, अजय राज ने बसाया था। इसका शासनकाल कब शुरू हुआ था, 1105 से इसका शासनकाल शुरू हो जाता है। 113 इसे याद रखोगे आप, 113, इसमें 113 में इसने क्या बसाया, अजमेर नगर बसाया। और चांदी और तांबे के सिक्के चला दिए थे। कौन से सिक्के चलाए थे, तांबे और चांदी के सिक्के इसने चलाए, जिन पर क्या लिखा हुआ था, अजय प्रिय द्रम्ब लिखा था। क्या लिखा था, अजय प्रिय द्रम्ब लिखा था। कुछ मुद्राओं पर उसकी रानी सोमलवती का भी नाम लिखा था। कुछ मुद्राओं पर उसकी रानी का नाम क्या था, सोमलवती, जिसका भी नाम इसने लिखा था। अब ये क्या था, शिव मतावलंबी था। क्या था, शिव मतावलंबी, मतलब भगवान शिव को मानने वाला था। साथ साथ धर्म सहिष्णु था। धर्म सहिष्णु का मतलब क्या होता है, खुद के धर्म के साथ में दूसरे धर्म के लोगों को भी तवज्जो देने वाला। ठीक है। तो उसने क्या किया, जैन और वैष्णव धर्म के जो लोग थे या धर्मावलंबी जो थे, उनको भी सम्मान की दृष्टि से देखा। उसने नए नगर में जैन धर्मावलंबियों के मंदिर बनाने की क्या कर दी, अनुमति दी। तथा पार्श्वनाथ जो मंदिर था उसके लिए स्वर्ण कलश क्या कर दिया, दान दे दिया। क्या दे दिया, स्वर्ण कलश दान दिया। समझ में आई बात। अजय राज के बारे में दो तीन बातें हमने देखी। एक तो इसका शासनकाल इंपॉर्टेंट है, 1105 में इसने शासक बनाई है और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक रहा। इसने चांदी और तांबे के सिक्के चलाए और अजमेर नामक शहर बसाया 1113 में। ठीक है। और चांदी और तांबे के क्या चला दिए इसने, सिक्के चलाए। कुछ मुद्राओं पर अपनी रानी का नाम सोमलवती लिखाया। फिर बाद में ये शिव मतावलंबी था वैसे तो, परंतु ये और धर्मों के प्रति भी क्या था, सहिष्णु था। साथ में इसने क्या किया, जैन और वैष्णव लोगों को क्या दिया, सम्मान दिया। और साथ में क्या किया, पार्श्वनाथ मंदिर में इन्हें क्या दे दिया, स्वर्ण कलश दान में दे दिया।
मेरे हिसाब से अजय राज के बारे में पूरी रामायण आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम देखेंगे किसके बारे में बात करेंगे, तो हम बात करेंगे किसके बारे में, अरुणोराज के बारे में हम लोग बात यहाँ पे करेंगे। 1133 से लेकर 1155 के बीच में अरुणोराज का क्या रहा, काल रहा। किसका काल रहा, अरुणोराज का। अरुणोराज ने तुर्कों और मालवा के शासकों को परास्त कर दिया। किस किस को परास्त करा, तुर्कों को और मालवा के शासकों को परास्त कर दिया। गुजरात के शासक कुमारपाल चालुक्य से ये परास्त हुआ। किससे परास्त हुआ था, गुजरात के शासक कुमारपाल से कौन परास्त हो गया, अरुणोराज हार गया था। और इसने अजमेर में क्या बनाया, अन्ना सागर झील का निर्माण कराया। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण कराया। अब यहाँ देखो, अजय राज तो क्या कराता है, अजमेर के नगर बसाता है ना, परंतु अन्ना सागर का निर्माण कौन कराता है, अजमेर में अन्ना सागर का निर्माण कौन कराता है, अरुणोराज कराता है। और पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण भी कौन कराता है, अरुणोराज कराता है। अब अरुणोराज भी क्या था, शैव धर्मी था, है ना, परंतु यह भी अपने पिता की तरह क्या करता है, अन्य धर्मों के जो लोग थे उनके प्रति भी क्या थे, इसके मन में सहिष्णुता का भाव था। अजमेर में जो खतरगच्छ के अनुयायी आए थे उनको क्या दी, इसने भूमि दान में दी थी। किसने दी थी, अरुणोराज ने। ठीक है, देवबोध और धर्म घोष नामक जो प्रकांड विद्वान थे उनको ये सम्मानित करता है। और वैसे तो चालुक्य के हाथों से पराजय से उसे कुछ मान की हानि उठानी पड़ी, फिर भी गजनवियों को परास्त कर देता है। मालवा और हरियाणा के जो अभियान हुए उनका नेतृत्व कर उसने अपने वंश की प्रभुत्व क्षमता को नहीं घटने दिया। किसने, अरुणोराज ने। अरुणोराज के बारे में अपने क्या क्या देखा था, अभी क्या क्या बातें देखी, दो चार बातें। एक तो इसने किस झील का निर्माण कराया, अन्ना सागर झील का निर्माण कराया। ठीक है, अन्ना सागर झील के बाद में इसने पुष्कर में कौन से मंदिर का निर्माण कराया, पुष्कर में कौन से मंदिर का निर्माण कराया, वराह मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, और एक इसने तुर्कों के आक्रमण को क्या कर दिया, फ्री कर दिया। और एक किसके, मालवा के जो मुगल थे उन मुगलों को इन्हें क्या कर दिया, मुगलों को क्या कर दिया, परास्त कर दिया। जबकि कुमारपाल से क्या हो जाता है, कुमारपाल से क्या हो जाता है, कुमारपाल से हार जाता है। कुमारपाल से क्या हो जाता है, हार जाता है। कौन हार जाता है, अरुणोराज हार जाता है। क्लियर। अब बात करते हैं विग्रहराज चतुर्थ की। किसकी बात करते हैं, विग्रहराज चतुर्थ की हम लोग बात करते हैं। और विग्रहराज की चतुर्थ की हम लोग बात करते हैं 1158 से लेकर, और इसका शासनकाल रहा था 1163 के बीच में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 1158 से 1163 के बीच में किसका शासनकाल रहा, विग्रहराज चतुर्थ का। विग्रहराज चतुर्थ ने तोमरों को पराजित कर दिया था। किसको पराजित कर दिया था, तोमरों को पराजित कर दिया। अब इन तोमरों का शासनकाल कहाँ हुआ करता था, दिल्ली पर, है ना। तोमरों का राज्य कहाँ हुआ करता था, दिल्ली पर। और जब ये तोमरों को परास्त करेगा तो दिल्ली पर क्या हो जाएगा, इसका अधिकार हो जाएगा। दिल्ली पर क्या हो जाएगा, इसका अधिकार। तो कहा जाता है कि दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक कौन था, विग्रहराज चतुर्थ। कौन था, विग्रहराज चतुर्थ। और यही बात विजुलिया शिलालेख में भी लिखी हुई है। इसने गजनी के शासक खुसरो शाह को भी क्या कर दिया, परास्त कर दिया। तो दूसरे लाइन में क्वेश्चन आया था अभी किसी कौन जाने कौन से एग्जाम में, कि गजनी के शासक खुसरो शाह को जो है परास्त किसने किया था, तो विग्रहराज चतुर्थ ने कर दिया। जयानक भट्ट नाम एक कवि हुआ, इसने इसको एक उपाधि दी। वो उपाधि क्या दी, वो कवि बांधव की उपाधि दी। कौन से बांधव की उपाधि दी, कवि बांधव की उपाधि दी। यानी कि कवियों को एक भ्राता के समान व्यवहार करता था कवियों से, इसलिए इसे क्या कहा गया, कवि बांधव कहा गया। और खुद भी एक नाटकों का रचयिता था, है ना। तो विग्रहराज ने हरिकेली और उसके दरबारी विद्वान सोमदेव ने कौन सा, ललित विग्रहराज नाटक की क्या कर दी थी, रचना की थी। ठीक है, विग्रहराज ने तो कौन सा नाटक लिखा, हरिकेली, जबकि उसके दरबारी सोमदेव ने कौन सा लिखा, ललित विग्रहराज, है ना। और इसने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाई, और उस पाठशाला पर इसने एक नाटक जो लिखा था ना, हरिकेली नाटक, उसकी पंक्तियां इसने उस पाठशाला पर खुदवाई। फिर आता है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, जो इसे तुड़वा कर वहां पर क्या बना देता है, 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक क्या बना देता है, मस्जिद बना देता है। और इस विग्रहराज ने बिसलपुर बसाकर वहां पर कौन सी झील बसाई, बिसलपुर झील बसाई। एक बार और फिर से देखते हैं। विग्रहराज ने तोमरों को परास्त किया, दिल्ली पर अधिकार किया। जैसे दिल्ली पर अधिकार करता है, दिल्ली पर अधिकार करने वाला एक कौन सा शासक बन गया,
पहला शासक। गजनी के खुसरो शाह को भी क्या करा देता है, हरा देता है। फिर इसके बाद में इसका एक कवि था, इसके जयानक भट्ट, वो इसे क्या कहता है, कवि बांधव की उपाधि देता है। किसको देता है, विग्रहराज चतुर्थ को। विग्रहराज चतुर्थ ने जो है कौन से नाटक बनाया, खुद ने तो हरिकेली। उसके दरबारी सोमदेव ने कौन सा नाटक बनाया, ललित विग्रहराज। कौन सा, ललित विग्रहराज। खुद क्या बनाता है, एक अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला जिस पर लिखता है कौन सा नाटक, हरिकेली नाटक। कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, इसको तुड़ा देता है, यहाँ पे क्या बना देता है, 2.5 दिन का झोंपड़ा नाम है, क्या बना देता है, मस्जिद। फिर विग्रहराज का नाम था विशल देव भी था, इसलिए इसने कौन सा नगर बसाया, बिशलपुर। कौन सा बसाया, बिशलपुर। और इस बिशलपुर में क्या बना दी, बिशलपुर नामक झील बना दी। यहाँ तक की बात एकदम आपको क्या हो गई होगी, क्लियर। अब विग्रहराज चतुर्थ के मूल्यांकन में डॉक्टर दशरथ शर्मा क्या लिखते हैं कि उसकी महत्ता निर्विवाद है, क्योंकि एक सेनाध्यक्ष के साथ साथ वो एक विजेता था, वो एक साहित्य का संरक्षक था, एक अच्छा कवि था, एक सूझबूझ वाला निर्माता था। देखो कितनी अच्छी लाइन है कि निम्नलिखित में से ये बात कौन लिखता है, या फिर विग्रहराज चतुर्थ के मूल्यांकन करते हुए उनके बारे में ये कथन किसने लिखे कि उसकी महत्ता निर्विवाद रही, मतलब ऐसी कोई उसकी महानता में कोई विवाद नहीं आया, क्योंकि वो एक ऐसा सेनाध्यक्ष था, एक अच्छा सेनाध्यक्ष था, साथ साथ एक वो महान विजेता रहा, क्योंकि उसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर ली, तोमरों को हरा दिया, खुसरो शाह को हरा दिया। एक साहित्य का संरक्षक था, मतलब साहित्य की रक्षा करने वाला था, क्योंकि उसने खुद ने हरिकेली नाटक लिखा, उसके साथ में सोम देवता, उसने ललित विग्रहराज लिखा, और एक खुद अच्छा कवि रहा, सूझबूझ वाला राजा रहा। पृथ्वीराज विजय का लेखक ये बात लिखता है। अब ये सारी बातें तो किसने कही थी, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। अब आती है अगली बात, उसमें लिखा हुआ है कि पृथ्वीराज विजय का लेखक लिखता है कि जब पृथ्वीराज विग्रहराज की मृत्यु हो गई थी, है ना, तो कवि बांधव की उपाधि निरर्थक हो गई। निरर्थक का मतलब अब वो कवियों को बचाने वाला ही नहीं रहा, है ना। तो ये बात कौन लिखता है, पृथ्वीराज विजय का लेखक ये बात लिखता है, कौन, जयानक भट्ट, कि जब विग्रहराज की मृत्यु हो गई तो वो कहता है कि कवि बांधव की जो है उपाधि क्या हो गई, अब निरर्थक हो गई, क्योंकि इस उपाधि को धारण करने की किसी में अब क्षमता नहीं रही। ऐसा इंसान था वो। कौन था ऐसा इंसान, विग्रहराज चतुर्थ। उसके बारे में कौन लिखता है, पृथ्वीराज विजय का जो लेखक था वो ये बात लिखता है जब उसकी मृत्यु हुई तो, कि कवि बांधव की उपाधि आज निरर्थक हो गई है। और क्यों हो गई है ऐसा, तो उसने इसलिए कहा ऐसा कि आप इस उपाधि को धारण करने की क्षमता ही नहीं रही किसी में। सोमदेव कहता है, सोमदेव तो विग्रहराज को वीरों में वीर नहीं बल्कि विद्वानों में भी अग्रणी मानता था। सोमदेव कौन था, सोमदेव इसका क्या था, दरबारी विद्वान था। वो सोमदेव क्या कहता था कि वीरों में वीर ही नहीं, ये वीरों में वीर ही नहीं है, ये क्या है, विद्वानों में भी अग्रणी है। कौन, विग्रहराज चतुर्थ। इतना जोरदार आदमी था। ये केवल उसकी मिथ्या प्रशंसा नहीं है, हरिकेली नाटक से उसकी योग्यता आकी जा सकती है। आप ऐसे सोच रहे हो ना कि ये तो ऐसे फेंकते होंगे कवि वगैरह, तो क्या है, अब आप हरिकेली नाटक देख लो जाके वहां पे, उससे पता चल जाएगा कि वो कितना विद्वान था। किलहौर्न ने भी उसकी विद्वत्ता की प्रसन्नता करते हुए यह स्वीकारा कि उन हिंदू शासकों में वह एक ऐसा व्यक्ति था जो कालिदास और भवभूति की ओर कर सकता था। इतना विद्वान था वो। कौन, विग्रहराज चतुर्थ। और विग्रहराज का जो समय रहा वो सपाद लक्ष्य का कौन सा काल रहा, स्वर्ण काल रहा। बहुत अच्छी अच्छी बातें थी। ये लास्ट की 4 पंक्तियां हैं, इनमें से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, प्रायिकता बहुत ज़्यादा है। तो एक बार और अच्छे से इसको हम देखते हैं, ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ का मूल्यांकन करता है कौन, डॉक्टर दशरथ शर्मा। वो बताता है कि इसकी महत्ता क्या है, निर्विवाद, क्योंकि ये क्या था, एक अच्छा सेनाध्यक्ष था, एक विजेता था, एक साहित्य का संरक्षण था, और एक अच्छा कवि था, और सूझबूझ वाला क्या था, सूझबूझ वाला व्यक्ति था, ठीक है। पृथ्वीराज विजय के लेखक क्या कहता है, कौन था पृथ्वीराज विजय का लेखक, जयानक। और ये क्या बात लिखता है कि जब विग्रहराज की मृत्यु हो गई थी ना, उस समय कवि बांधव की उपाधि भी क्या हो गई थी, निरर्थक हो गई थी, क्योंकि इस उपाधि को धारण करने की क्षमता किसी में भी नहीं थी। इसका साथ में जो कविता कौन था, सोमदेव। वो कहता है विग्रहराज कोई वीरों में वीर नहीं था बल्कि वो विद्वानों में क्या था, अग्रणी था। वीरों में वीर ही नहीं, वीरों में वीर ही नहीं था, वरन विद्वानों में क्या था, अग्रणी। मतलब वीरों में वीर तो था ही सही, विद्वानों में भी क्या था, अग्रणी। केवल उसकी मिथ्या प्रशंसा ही नहीं, उसकी हरिकेली नाटक से उसकी क्या आकी जाती है, योग्यता। और किलहौर्न उसकी तो विद्वत्ता की प्रशंसा करते हुए क्या कहता है कि हिंदू शासकों में एक ऐसा व्यक्ति हुआ जो कालिदास और भवभूति को टक्कर देने वाला था। और विग्रहराज का समय क्या था,
इसका स्वर्ण काल रहा था। किसका स्वर्ण काल रहा था? किसका स्वर्ण काल रहा था? शाकंभरी के चौहानों का, या भी सपादलक्ष का स्वर्ण काल रहा। क्लियर। अब आगे हम देखते हैं पृथ्वीराज तृतीय के बारे में हम लोग बात करते हैं। जो भी पृथ्वीराज तृतीय के बारे में इसमें मैटर दिया है उसको क्लियर करते हैं आगे, है ना। पृथ्वीराज तृतीय का जो शासन काल रहा आपका 1177 से लेकर 1192 के बीच में रहा। शाकंभरी के चौहानों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नाम अगर कोई था तो वो था आपका पृथ्वीराज तृतीय का। इसकी उम्र थी महज 11 वर्ष की उम्र में ये शासक बन गए थे। ठीक है, तो महज 11 वर्ष की उम्र में ये क्या बन गए थे? शासक बन गए थे। और 1182 में इन्होंने सतलज प्रदेश के जो भंडाणक थे उनको क्या कर दिया था? परास्त कर दिया था। 11 वर्ष की उम्र में ये शासक बने। 1182 में इन्होंने क्या कर दिया था? भंडाणकों का दमन कर दिया। इसी के साथ इन्होंने महोबा के चंदेल शासक परमार्दी देव को भी क्या कर दिया? परास्त कर दिया। तो महोबा का युद्ध कहा जाता है इसे। ये युद्ध भी 1182 में ही लड़ा गया। और यहाँ पर जो शासक थे परमार्दी देव चंदेल, इनको क्या कर देते हैं? पृथ्वीराज सिंह परास्त कर देते हैं। इस युद्ध में वीर आल्हा उदल नामक 2 सेनापति मारे जाते हैं जो शायद परमार्दी देव की तरफ से युद्ध में लड़ते हैं। और इनकी वीरता इतनी जबरदस्त थी कि इनका नाम इतिहास में क्या हो गया? अमर हो गया। जिनका नाम क्या था? आला और उदल नामक सेनापति थे ये। पृथ्वीराज ने कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद को परास्त किया और एक स्वयंवर के समय उसकी बेटी संयोगिता का अपहरण कर उसे विवाह कर लिया। तो गढ़वालों से भी इसका क्या हो गया? बेर हो गया भाई। उसकी पुत्री को ले गया जयचंद की को, उठा के ले गया, भगा के ले गया, उड़ा के ले गया, है ना। कौन ले गया? पृथ्वीराज। किसको ले गया? संयोगिता को। किसकी पुत्री थी? जयचंद की। किसकी पुत्री थी? जयचंद की। फिर इसके बाद में होता है युद्ध उत्तरायण का प्रथम युद्ध 1191 में। कब होता है? 1191 में। तो किस किस के बीच में होता है? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में ये युद्ध होता है। परंतु उत्तरायण के प्रथम युद्ध के बारे में आप सब जानते हो। पृथ्वीराज तृतीय की क्या हो जाती है? विजय। इसके बाद में दूसरा युद्ध होता है 92 में, 1192 में। उत्तरायण के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी से पृथ्वीराज क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है, जिससे चौहान राज्य का पतन हो गया। पतन तो हुआ ही सही, साथ साथ में क्या हो गया? भारत में वापस तुर्की शासन की क्या हो गई? नींव पड़ गई। भारत में किसका राज हो गया? तुर्कों का राज हो गया। क्लियर बात। पृथ्वीराज के बारे में 2-4 बातें हमने देखी है और ये आप सभी जानते हो। इसके बारे में बार बार बोलूंगा तो भी कोई मतलब नहीं है, परंतु फिर भी मैं बोलूंगा क्योंकि आपको याद हो जाए छोटी छोटी चीजें। शाकंभरी के चौहानों में सबसे लोकप्रिय शासक पृथ्वीराज तृतीय। 11 वर्ष की उम्र में शासक बना, भी देख लिया हमने। 1182 में सतलज प्रदेश के भंडाणकों का दमन कर दिया। साथ में महोबा के शासक परमार्दी देव को भी 1182 में क्या कर दिया? पराजित कर दिया। उस समय 2 सेनापति हुए आला और उदल, वो लड़ते हुए मारे गए युद्ध में। साथ में पृथ्वीराज ने कन्नौज के गढ़वाल की पुत्री किससे? संयोगिता से क्या कर लिया? विवाह कर लिया। उत्तरायण के प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी को क्या कर देता है? हरा देता है। 1192 में दूसरा युद्ध हुआ, मोहम्मद गौरी से क्या कर जाता है? हार जाता है और चौहान राज्य का समापन यही हो जाता है और भारत में तुर्की शासन की क्या हो जाती है? नींव डलना शुरू हो जाती है। क्लियर। भारत में तुर्की शासन की क्या हो जाती है? नींव डलना शुरू हो जाती है। पृथ्वीराज तृतीय वीर, विद्यानुरागी, गुणीजनों का सम्मान करने वाला व्यक्ति था। पृथ्वीराज विजय का रचयिता कौन था? जयानक। ये ग्रंथों के नाम पूछे जाते हैं। पृथ्वीराज विजय का जो था रचयिता कौन था? जयानक। जबकि पृथ्वीराज रासों का लेखक कौन था? चंद्रबरदाई। कौन था? चंद्रबरदाई था। अब आती है ये दोनों आपको अच्छे से याद रखने नाम। एक तो पृथ्वीराज विजय, तो जय से क्या रखोगे? जयानक याद रखना। और पृथ्वीराज रासो, रासो चंद्रबरदाई याद रखना। क्लियर। संयोगिता स्वयंवर की कथा अब हम देखते हैं क्या रहते हैं कथा में भी, इसको भी कर लेते हैं अच्छे से। कन्नौज के शासक थे जयचंद, आपने देखा अभी। उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया। कौन से यज्ञ का? राजसूय यज्ञ का। कौन से यज्ञ का? राजसूय यज्ञ का। उन्होंने अपनी पुत्री सुयोगिता के विवाह के लिए स्वयंवर का भी आयोजन किया था उस समय। भाई बेटी है, तू तेरी इच्छा हो जिनको क्या कर ले, वाला बना दे, फिर भग जा, उठ जा, जो तेरी मर्जी जो कर ले। ठीक है। जिसमें पृथ्वीराज को छोड़कर कई राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया गया। इतना ही नहीं, पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए जयचंद ने क्या किया? स्वयंवर स्थल के बाहर जो द्वारपाल होते हैं ना, उसके रूप में जय पृथ्वीराज की मूर्ति ले जाके रख दी। अब सुयोगिता इतनी दीवानी थी कि दोनों एक दूसरे से वो लव शव करते थे। लवेरिया वाला सिस्टम था इनके बीच में। अतः सुयोगिता वरमाला को लेकर एक एक राजा को देखती हुई
और महाराजा को देखती हुए आगे बढ़ती जा रही थी। पृथ्वीराज को नहीं देखा तो उसे दुख हुआ, किंतु जब वह दरवाजे तक पहुंची तो द्वारपाल के रूप में अपनी प्रेमी की मूर्ति नजर आई। तो उसने क्या किया, उस माला को उस मूर्ति के गले में डाल दिया और उसी समय पृथ्वीराज पहुंच गया वहां पे। पृथ्वीराज ने देखा कि वाह क्या दिल लगी है, उठा लो भाई। सहयोगिता को वहां से उठा के क्या कर ले जाता है खुद के साथ में, लेके चला जाता है। कौन? पृथ्वीराज। किधर चला जाता है? अजमेर चला जाता है। और चौहान सैनिकों ने, गढ़ वालों ने उसका पीछा भी किया, लेकिन अगर अजमेर वो पहुंच गया और वहां पे जाके क्या कर लिया उसने, सहयोगिता से विवाह कर लिया। इस घटना से इन दोनों के बीच में क्या हो गई, शत्रुता बढ़ गई। क्लियर हो गई बात? ये इसमें ज़्यादा समय नहीं खपाऊंगा मैं, मेरे हिसाब से ये कथा आपको समझ में आ गई होगी। अब ये सहयोगिता की जो कथा थी, इसकी ऐतिहासिकता के बारे में कुछ विद्वान अपने अपने मत देते हैं। तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि एक कपोल कल्पना है, इससे कुछ बात नहीं थी, है ना। जबकि प्रबंध कोश, हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज प्रबंध, प्रबंध चिंतामणि जैसे ग्रंथों में इस बात का कोई जिक्र ही नहीं है ना। और रोमिला था पर RS त्रिपाठी भी इसे कोई सही नहीं मानते हैं कि ये ऐसी दंत कथा की तरह ही है ना। तो ऐसी कोई इसको वो नहीं मिली मान्यता इस कथा को। क्लियर? समकालीन फारसी तवारीखों में भी इस घटना का कोई वर्णन नहीं मिला, किंतु अबुल फजल ने इसका वर्णन अवश्य किया है। दशरथ शर्मा ने जरूर बताया है कि हमीर महाकाव्य और रंभा मंजरी में ढेर सारी गलतियां हैं। इसमें वर्णन नहीं मिलने पर सारी घटना को ही काल्पनिक मान लिया जाए, ये भी उचित नहीं है ना। उन्होंने घटना की सत्यता को स्वीकार करते हुए बोला कि प्रेम जीवन का अंग है और वह सत्य एवं वास्तविक है। ये घटना घटी हो तो भी कोई आश्चर्य, ऐसा कोई आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है, ऐसी हो सकता है। कौन कहता है ये बात? ये दशरथ शर्मा कहते हैं कि भाई हाँ ऐसा हुआ होगा यार, कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है। सीवी वैद्य और गोपीनाथ शर्मा भी इसे स्वीकार करते, भाई दशरथ शर्मा ही कह रहे हैं तो हम गोपीनाथ शर्मा क्यों नहीं बोले, सीवी वैद्य क्यों नहीं बोले? तो भाई ठीक है भाई, तुम कह रहे हो तो हम मानते हैं। कि 2-3 आदमी को नाम याद रख लेना आप, कि दशरथ शर्मा और ये बात कह देते हैं, और एक अबुल फजल भी इस बात को मानता है। ठीक है। अब इस बात को देखते हुए कि इस प्रकार संयोगिता के अपहरण की घटना में कोई संदेह नहीं किया जा सकता है, सदियों से चली आ रही है। इस कथा का उतार चढ़ाव, अशोक्तिपूर्ण वर्णनों का आना स्वाभाविक है, किंतु इस घटना की सत्यता पर शंका करना भी उचित प्रतीत नहीं होता है। कि यार ठीक है चलो मान लेते हैं अपने लव शव रहा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब हम पढ़ रहे हैं इसके बाद में रणथंभौर का चौहान वंश। कौन सा वंश? रणथंभौर का चौहान वंश। अब ये चौहान वंश हम कंप्लीट करेंगे, एक एक दो पेज का और बचा हुआ है, तो इसको तो हम कंप्लीट यहाँ पे करके ही रहेंगे। रणथंभौर का चौहान वंश और इसके प्रतापी शासकों के बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो इसका संस्थापक कौन था रणथंभौर के चौहान वंश का? गोविंद राज। इन्होंने कब की थी? 1194 में इसकी संस्थापना की थी। किस वंश की? रणथंभौर में चौहान वंश की संस्थापना किसने की? गोविंद राज ने की। कब की? 1194 में की। पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र थे। अभी पृथ्वीराज तृतीय की ही बात चल रही थी, और उन्हीं के पुत्र कौन थे आपके? गोविंदराज तृतीय। कौन थे? गोविंदराज तृतीय थे। उसके उत्तराधिकारी क्रमशः वालन रहे, प्रहलादन, वीर नारायण रहे। बाद में जो ये गोविंदराज तृतीय था, उसके बाद में वालन, प्रहलादन, वीर नारायण जैसे योद्धा रहे। अब वीर नारायण नामक व्यक्ति था जो इसका संघर्ष हुआ किसके साथ? इल्तुतमिश के साथ संघर्ष हुआ, और जिसमें इसकी क्या हो जाती है? नारायण को प्राप्त हो जाते हैं। कौन? वीर नारायण। वीर नारायण की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उसी के उत्तराधिकारी जो वाघभट्ट था, उसने क्या कर लिया? वाघभट्ट ने भी दिल्ली से भेजे गए तुर्क अधिकारियों को अपने पैतृक राज्य से को बचाया। जो दिल्ली से जो तुर्क अधिकारी थे, उनसे अब जो है रणथंभौर की रक्षा की थी किसने? वाघभट्ट ने। अब क्वेश्चन क्या आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नाम देगा इनमें से कि जो है रणथंभौर से संबंधित है? वालन, प्रहलादन, वीर नारायण, वाघभट्ट और उपयुक्त तो सभी। तो आपको ये नाम याद होने चाहिए भाई, ये वालन, प्रहलादन, वीर नारायण कहाँ से संबंधित है? रणथंभौर के चौहान शासकों से संबंधित है। साथ में वीर नारायण का युद्ध किससे हुआ? इल्तुतमिश से हुआ। किससे हुआ? इल्तुतमिश से हुआ था, जिसमें वो क्या हो जाता है? मारा जाता है। कौन मारा जाता है? वीर नारायण। अब उसी का उत्तराधिकारी वाघभट्ट के समय दिल्ली से तुर्क अधिकारी आए, लेकिन अपने राज्य को बचाने में क्या हो जाता है? ये सक्षम हो जाता है। अब उसके पुत्र
जैत्र सिंह ने नसरुद्दीन द्वारा भेजी हुई सेना को रणथंभौर नहीं जीतने दिया, परंतु उसे कर देने के लिए विवश होना पड़ा। ठीक है। इसके बाद में जो वाघभट्ट का पुत्र हुआ जैत्र सिंह ने जो नसीरुद्दीन का सामना करना पड़ा जैत्र सिंह को, और नसीरुद्दीन ने जो सेना भेजी थी किस पर, रणथंभौर पर। जैसे रणथंभौर पर नसीरुद्दीन की सेना आई, उसने क्या कर दिया, उसको जीतने तो नहीं दिया, पर इनके बीच में क्या हो गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया। भाई तू ठीक है, मैं तेरे को टैक्स दे दूंगा, पर अब यार जीतने वितने की बात अपने नहीं बैठ रही है। ठीक है। तो इसके बाद में आता है डायरेक्ट हमीर। हमीर लास्ट है इसका, और मेन यही है हमीर, है ना। तो हमीर की देखते हैं हम लोग, इसने हमीर के ही बारे में दिया हुआ है डायरेक्ट ही ज़्यादातर। तो ये आपको देखते हैं हम हमीर के बारे में, ये थोड़ा सा अच्छा है, इम्पोर्टेंट भी है। और 1282 से लेकर 1301 तक इसका काल रहा। 1282 में हमीर का जब राज्यारोहण हुआ तो इसने दिग्विजय की नीति अपनाई। कौन सी नीति अपनाई, दिग्विजय की नीति अपनाई। और आबू, काठियावाड़, पुष्कर, चंपा, धार आदि राज्यों पर इसने क्या कर दी, अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए लोगों को क्या कर दिया, बाध्य कर दिया। और साथ में जो था मेवाड़ का समर सिंह था, उसको भी क्या कर दिया, इसने परास्त कर दिया। किसने कर दिया, हमीर ने कर दिया। हमीर ने मेवाड़ के समर सिंह को भी क्या कर दिया, परास्त कर दिया। और कठियावाड़, आबू, पुष्कर, चंपा, धार, ये राज्य याद कर लेना, राज्य आएंगे पेपर में। कठियावाड़, चंपा, धार, कौन से, कठियावाड़, चंपा, धार, पुष्कर। कठियावाड़, चंपा, धार, पुष्कर, आबू, इन क्षेत्रों पर किसने अधिकार कर लिया था, राणा हमीर ने। किसने कर लिया था, राणा हमीर ने अधिकार कर लिया था। 1291 में एक आदमी था जलालुद्दीन खिलजी। कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। इसने क्या कर दिया, रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। सफलता कैसे मिलेगी, कौन था वहां पे, राणा हमीर। कौन था, राणा हमीर। राणा हमीर ने क्या करा, राणा हमीर मंगोल के जो विद्रोही थे दो, मोहम्मद शाह और केहबरू। कौन कौन, मोहम्मद शाह और केहबरू, उनको क्या दे दी, शरण दे दी। इस वजह से क्या था, दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन किससे नाराज हो गया, हमीर से नाराज हो जाता है। और हमीर ने जब विद्रोह को लौटाने से इनकार कर दिया, तब तब 1299 में खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। किसको करना पड़ा, अमीर को। मगर तुर्क सेना को भी उसने परास्त कर दिया। क्या कर दिया, परास्त कर दिया, है ना। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी स्वयं सेना लेकर रणथंभौर आ गया। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आ गया 1301 में। मगर जब युद्ध में उसे सफलता नहीं मिली, तो छल कपट का उसने क्या किया, सहारा लेना शुरू कर दिया। अब उसने सहारा लिया तो जो हमीर के जो सैनिक थे, सेना नायक रणमल और रतिपाल, उनको किला देने का लालच दे दिया उसने। भाई तुमको मैं किला दे दूंगा, तुम मेरे को इसके रास्ते बताओ किले के अंदर जाने के। तो इसके विश्वासघात के कारण तुर्कों का क्या हो गया, अधिकार हो गया। हमीर लड़ता हुआ मारा गया। किले पर जो है हमीर की पत्नी रंगा देवी के नेतृत्व में क्या हो गया, जोहर हो गया। हमीर वीर उदार शरणागत की रक्षा करने वाला शासक रहा। नए चंद्र सूरी हमीर महाकाव्य की रचना करते हैं। कौन करते हैं, नयन चंद्र सूरी। कौन से काव्य की रचना करते हैं, हमीर महाकाव्य की। जबकि जोधराज हमीर रासों की रचना करते हैं। चंद्रशेखर हमीर हट नामक ग्रंथ की रचना करते हैं। इन ग्रंथों से हमें हमीर के शौर्य की जानकारी मिलती है। आज भी जनमानस में हमीर के लिए दोहा प्रचलित, कौन सा, सिंह सवन सत्य पुरुष वचन कदली भले एक बार, है ना। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी पार। ये सारी बातें किसके बारे में कही गई है, राणा हमीर के बारे में ये बातें कही गई है। तो इसमें से आपको हर एक चीज अच्छे से याद हो गई होगी, नहीं तो दोबारा आप एक बार और इसको देख लेना। क्लियर। अब थोड़ा सा ही बचा हुआ है, जालोर वंश के बारे में हम थोड़ी सी बातें हैं दो चार, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। और इसको, इस टॉपिक को फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त कर देंगे। जालोर वंश में भी चौहानों का, जालोर में भी चौहानों का क्या था, शासन था। और इसमें कौन कौन प्रतापी शासक हुए उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जालोर मध्यकालीन इतिहास में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता था। दिल्ली से गुजरात एवं मालवा जाने वाले, जो दिल्ली जो थी वहाँ से गुजरात और मालवा जाने वाले मार्ग पर जालोर पर अधिकार स्थापित करना चाहते थे। कौन, दिल्ली से गुजरात और मारवा जाने वाले मार्ग पर स्थित जालोर पर अधिकार स्थापित करना दिल्ली के प्रत्येक शासक के लिए एक आवश्यक कार्य था। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 के समय जालोर के पर चौहानों का क्या था, अधिकार था।
जालोर के इस चौहान वंश का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल। पहला इंपॉर्टेंट बात यही है केवल कि जालोर का जो संस्थापक था चौहान वंश का वो कौन था? कीर्तिपाल। जबकि रणथंभौर के शासकों का, रणथंभौर पर चौहान वंश का संस्थापक कौन था? गोविंदराज तृतीय, है ना? गोविंदराज था ना, हाँ। किसका पुत्र था वो? पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था, सॉरी, है ना, जिसने 1181 में इस राजवंश की क्या डाली? नींव डाली। 1181 में किस राजवंश की नींव डाली? जालोर के चौहान वंश की नींव किसने डाली? कीर्तिपाल ने डाली। किसने डाली थी? कीर्तिपाल ने। अब बस ये खत्म हो गया, ये लास्ट पैसेज है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छे से पेशेंस बनाए रखा आपने लास्ट तक, बहुत बड़ी बात है ये भी। कानड़ देव, देखो ये बुक भी थोड़ी जड़त्व वाली है, पर मैं इसको अच्छे से एक एक लाइन को आपको समझाता जा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको याद रहे, है ना। तो कानड़ देव जो चौहान था, जो 1305 से लेकर 1311 तक यहाँ पे शासन करता है। कितने से कितने तक? 1305 से लेकर 1311 तक। परंतु जब कानड़ देव चौहान यहाँ पे जालोर के शासकों में सर्वाधिक प्रतिभाशाली रहा, सर्वाधिक शक्तिशाली रहा, तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने जब गुजरात आक्रमण पर जा रही थी, उस समय इन्होंने क्या कर दिया? रास्ता देने को लेकर इनके बीच में विवाद हो गया। कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में क्या हो गया? विवाद हो गया। भाई गुजरात हम तुमको नहीं जाने देंगे, तुम इधर से जा रहे हो, कोई बात नहीं, हमें टैक्स देके जाओ। तो अलाउद्दीन खिलजी बहुत भारी आदमी था उस समय, तो उसको ईगो हर्ट हो गया, तो उसने क्या कर दिया? 1305 में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेना नायक, एक आदमी था उसका सेना नायक, उसका नाम था क्या था? एन उल मुल्क मुल्तानी। क्या नाम था उसका? एन उल मुल्क मुल्तानी। ये नाम याद रख लेना क्योंकि थोड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट नाम है ना। उसको क्या किया? उसको सेना सहित कहाँ भेज दिया? जालोर भेज दिया। वहां पे कानड़ देव को समझा बुझाकर दिल्ली ले आए। कौन ले आया? एन उल मुल्क मुल्तानी। अब दिल्ली दरबार वो गया, तो वहां पे क्या है, उसके कानड़ देव का जो स्वाभिमान था, वो वहां पे कानड़ देव का ईगो हर्ट कर दिया उन्होंने। अब जब ईगो हर्ट हो गया, तो कानड़ देव दिल्ली दरबार से वापस आ गया, और जिसके बाद जो है कानड़ देव और अलाउद्दीन दोनों एक दूसरे को हेय दृष्टि से देखने लगे। दोनों के बीच क्या होने लगा? युद्ध जैसी संभावनाएं पैदा हो गई। परंतु मोणोत नैणसी क्या कहते हैं? मोणोत नैणसी कहते हैं कि कानड़ देव का एक पुत्र हुआ था वीरम देव, और सुल्तान की पुत्री थी फिरोजा। तो ये फिरोजा चाहते थे कि ये वीरम देव से युद्ध हो जाए। युद्ध क्या मतलब, युद्ध ही मान लो, विवाह हो जाए, है ना। तो और इस विवाह से जो है इन्होंने क्या कर दिया? इनकार कर दिया वीरम देव ने। ऐसी बात बताई, इस वजह से क्या कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी को गुस्सा आ गया, और उसने क्या कर दिया? इस पर अटैक करना शुरू कर दिया। अब 1308 में जो सुल्तान ने जालोर की शक्तिशाली जो किला था, वो कौन सा था? सिवाना। इस पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया, और उसका नाम बदल कर इसने क्या कर दिया? खैराबाद। और कमालुद्दीन गुरकुको को यहाँ का क्या कर दिया? प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। फिर उसके बाद में 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर घेरा डाल लिया, और सुल्तान को सफलता यहाँ पर नहीं मिल सकी। अंत में कानड़ देवों में से एक, मतलब इसने घेरा कई डाला, काफी टाइम तक डाला 1311 में, पर इसको सफलता नहीं मिली। तो फिर एक इसने वही जैसे रणथंभौर में जो नीति अपनाई, वैसी नीति यहाँ अपनाई। यहाँ पर एक व्यक्ति था दैया सरदार बीका, इसका विश्वासघात हुआ, और इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर भी क्या कर लिया? अधिकार कर दिया, और कानड़ देव युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। और किले पर जो महिलाओं ने क्या कर लिया? जोहर कर लिया। अलाउद्दीन ने जालोर जीतकर उसका नाम क्या कर दिया? जलालाबाद रख दिया। ये यहाँ तक की बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी, और कानड़ देव के बारे में आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अगली क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि आमेर के कछुआ वंश और इसके प्रतापी शासक। आज की क्लास सिर्फ यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।